अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे भी हमारा और आपका साथ ईद के तीनों दिनों पर भी रहा था और उम्मीद करती हूँ कि आपने भरपूर ईद गुजारी होगी और साथ ही साथ हमारे जो शोज़ थे वो भी आप लोगों ने खूब इंजॉय किए होंगे। बहुत सी ऐसी शख्सियात थी जो जिनसे आपने मुलाकात की, जिनके हवाले से हमने आपको बताया कि वो किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं। और हमेशा की तरह मेरी जनाब यही दुआ है कि आइंदा आने वाले हर दिन हम सब मुश्किलात और परेशानियों से दूर ही रहें। और मेरी तरफ से जागो लाहौर की पूरी टीम की जानिब से सबके लिए एक नेक ख्वाहिशात का इजहार ही हम करते हैं। और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ मेरे ख्याल से एक अच्छी बात से ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कहा जाता है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और सब अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक एक सायादार फलदार दरख्त ज़रूर लगाएं अपने इर्द गिर्द। और ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसकी हिफाजत भी करें। और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील किसी फ़र्द वाहिद या फिर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि ये सब हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी भी होती है। और हमें चाहिए कि इस नेक काम का आगाज़ हम अपने घर से या गली मोहल्ले से ही शुरू करें। और जितना ज़्यादा माहौल दोस्त जो दरख्त हम एक जगह पे लगाएंगे उतना ज़्यादा महफूज भी रहेंगे और सेहतमंद माहौल हम अपनी आने वाली नस्लों को दे सकेंगे। और कहा जाता है कि एक जो सेहतमंद क़दामत वाला जो दरख्त होता है ना, वो 36 बड़े एयर कंडीशन जो हमारे घरों में लगे होते हैं, जिन्हें एसी कहा जाता है, उनके बराबर कूलिंग फराहम करता है और जो माहौल को ठंडा रखने में मुआविन और मददगार भी साबित होता है। और दूसरी तरफ इंसानों और जानवरों और जो चरिंद परिंद होते हैं उनके लिए सायादार जगह की हैसियत भी रखता है। और कई नस्ल के परिंदे इसमें अपना घर भी बनाते हैं। गर्ज दरख्त उगाना एक तरफ सदका जारिया भी है और वहीं बेहतरीन माहौल दोस्त भी है। तो आप सब जो हमें देख रहे हैं, ना सिर्फ दरख्त लगाने का खुद से आज हमने वादा करना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द भी इसकी तलकीन करते रहनी है कि हम लोगों ने अपना तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन इर्द गिर्द अपने माहौल का भी ज़रूर ख्याल रखना है। क्योंकि आपको पता है कि दरख्त नहीं है, ख़ास करके अगर लाहौर शहर, अपने लाहौर शहर की बात कर ली जाए जिसे बागों का शहर कहा जाता, तो अब कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। जो ग्रीनरी है बहुत कम होती जा रही है और इसको बढ़ाने के लिए हम सब ने एक दूसरे की मदद करनी है। तो एक पौधा ही अगर आप लगा लेंगे ना तो वो भी बहुत कारआमद साबित होगा। तो इसलिए अपने माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमें खुद ही इस हवाले से कोशा रहना चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं सफाई सुथराई के हवाले से। और ख़ास करके जनाब ईद उल अज़हा गुजरी है, बकरा ईद थी और इस ईद पर सफाई सुथराई के इंतज़ामात के हवाले से लाजमी ख्याल किया जाता है। और इस दफ़ा हमने देखा कि लाहौर शहर में बेहतरीन इंतज़ामात देखने में आए और LWMC ने बहुत अच्छी कोशिश की है और करके भी दिखाया, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शाबाशी दी है। कमिश्नर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी ने भी उन्हीं जो है उनकी टीमों को शाबाशी दी है। तो किस तरह ये प्लान किया गया था सफाई मुहिम को, किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्लान किया गया था सफाई मुहिम के हवाले से LWMC की तरफ से। इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? और वेलकम टू जागो लाहौर। जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू जागो लाहौर। अच्छा इमरान, सफाई के हवाले से बताइएगा कि मजमूई तौर पर किस तरह की सफाई सुथराई के हवाले से क्या मुहिम बनाई गई थी LWMC की तरफ से। और हमने तो देखा है कि पूरा जो हमारा लाहौर है चमक रहा था। देखिए मुनीबा, मैं बिल्कुल 3 रोज जो है वो मैं साथ रहा हूँ और मैं फील्ड में मौजूद रहा हूँ। और जो चांद जो है और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर बल्दियात वाइटलात आमिर मीर साहब जो है वो सख्त में मौजूद रहे हैं और जो हौसला अफजाई करते रहे हैं वर्कर्स की। इवन के बरी पे जो है वो गोश्त बांटा जाता है, मगर वो ईदी बांटते रहे हैं वर्कर्स में और साथ साथ हौसला अफजाई पत्ती देते रहे हैं कि काम नहीं छोड़ना, मुतहरिक रहना है। और 58,000 मैट्रिक टन जो है वेस्ट और अलाइशें जो हैं उनको पहले जो है 106 डंपिंग साइट्स, जो आर्जी डंपिंग साइट्स बनाई गई थी, उन पर ले जाया गया मशीनरी के जरिए। और उसके बाद जो है उन 106 डंपिंग साइट्स को ख़त्म किया गया। वहाँ पर फर्टिलाइज
हल्के गुलाब मिले पानी से उसको धोया गया और उसको आर्जी डंपिंग साइट पे बंद किया गया और वहाँ पे इन 58,000 जो है लाशों को और जानवरों की बाकियात को वहाँ से उठाया गया और लखुडे लैंडफिल साइट पे लेके जाया गया। और ये एक छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और इस बार जो है प्लानिंग ये हो गई थी कि एक तो एक प्रेडिक्शन थी बारिश की, तो बारिश की प्रेडिक्शन की वजह से काम बहुत तेजी से किया गया कि बारिश हो गई तो पूरा लाहौर जो है वो जल थल हो जाएगा और लाशें जो है वो पानी में तैरना शुरू हो जाएंगी। और हर जो वर्कर था, हर ऑफिसर जो था वो इसी में था कि अगर ये सारा कुछ हो गया, सारा प्लान जो है वो जो है वो प्लान खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से तमाम जो अफसरान, तमाम अमला जो है, तमाम जो मशीनरी थी उसको हरकत में रखा गया। तो जब हरकत में रखा गया तो जिसकी वजह से पूरा शहर जो है गली कुचे जो इस वक्त गलियां थी वो साफ दिखाई दी गई। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तमाम अफसरान इस तरह से काम कर रहे थे कि जो एक पावर नहीं दी जाती कि 3 रोज यानी कि 72 घंटे आपने सोना नहीं है, दिन रात जो है इसको किसी तरीके से भी कामयाब बनाना है। तो इसमें जो है वो तमाम जब बेशक ऐसे ही है, हमने इमरान देखा भी है कि ये सारी मुहिम जो है कामयाब भी रही है और पूरे 3 दिन या 4 दिन जो है वो ईद के हमें लाहौर शहर चमकता हुआ और साफ़ सुथरा नज़र आया है। लेकिन 2018 के बाद ये पहली बार हमें इतना चमकता हुआ अपना शहर जो है वो नज़र आया है। कहीं हमें गंद नज़र नहीं आया, कहीं हमें ओफल्स नज़र नहीं आई हैं, हमें साफ़ सुथरा नज़र आया। तो ये अब जो इतनी इन्होंने मेहनत की है, इतनी कोशिशें की है, जिसके रंग भी जो लेकर आई हैं, तो पहले क्यों नहीं ये सारी यूनिटी हमें नज़र आई और पहले क्यों नहीं ये 4 साल ये सारी चीज़ें हो पाई? देखिए मुनीबा, जब आपके पास वसाइल पूरे हो ना तो फिर जो है मामला जो है वो हल हो जाता है। 3,400 पिकअप्स थी इन्होंने रेंट पे ली थी जो गली कूचों में गई हैं मकीनों के घरों में, जहाँ से वो ओफल्स को पिक किया उन्होंने। और उसके साथ साथ 950 या 1,000 या 1,100 के करीब इनके पास अपनी गाड़ियां थी जो ऑपरेशनल थी, यानी कि 4,600 गाड़ियों का फ्लैट जो था वो इनके पास मौजूद था, जो कि पूरे लाहौर में फैला हुआ था। और ये इसके साथ साथ तकरीबन कोई 10,000 के करीब वर्कर थे, कोई 3 से 4,000 के करीब जो थे कि अपने ऑफिसर, जेडो, AM, तमाम जो निगरानी करने वाले हैं वो थे। और इसके साथ साथ 1,000 के करीब इन्होंने 3 रोज के लिए अमला हायर किया, मतलब यानी कि 16,000 के करीब लोग जो है पूरे शहर लाहौर में फैले हुए थे। और ये कोई नई ईद नहीं थी, तमाम जो फील्ड में काम करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि किस इलाके में कितनी कुर्बानी हो रही है, किस गली में किस तरह से कुर्बानी होती है, आज होती है, दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन होती है, पूरी प्लानिंग थी ये। और इस प्लानिंग में ये नजर आया, जब प्लानिंग कामयाब हुई, मशीनरी हरकत में रही, तो लाहौर जो है वो पूरे पंजाब में जो इसको तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है उसमें बाजी ले गया और तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से आगे रहा। और उसने अपना टारगेट जो है वो तीसरे रोज 5 बजे कंप्लीट किया। और उसके बाद दोबारा से जो मस्जिदें हैं, जो जहाँ पे जामिया मस्जिदें हैं, जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानियां हुई, उनको दोबारा से धोया गया ताकि वहाँ पे दोबारा से लोगों ने आना है और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें बैठना है, तो उनको फरनाइल से और हल्के गुलाब के नीले पानी से धोया गया और दोबारा से पैकअप किया गया। और तीसरे रोज जो है उसको पैकअप करने यानी कि हफ्ते के रोज पैकअप करने के बाद दोबारा से इस तरह से उसको वापस लेकर आए और जीरो वेस्ट कर दिया गया पूरा लाहौर को। और इस मामले में अगर देखा जाए तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन जो है हमें हर कंट्रोल रूम में नजर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कंट्रोल रूम में नजर आए हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इमरान, जैसे ईद के दिनों में हमें लशपश करता हुआ हमारा लाहौर शहर नजर आया है, आगे भी इसी तरह नजर आए नॉर्मल डेज में भी। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर तो ईद के दिनों में होता है। देखिए कहाँ पे 58,000 टन जो है वो कूड़ा उठाना है, जानवरों की बाकी उठानी है, और कहाँ पे रोज का आपने 5,000 साढ़े 5,000 टन जो है वो वेस्ट उठाना है।
तो ये अब कोई ऑपरेशन जो है LWMC के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपके पास मशीनरी मौजूद है। पहले तो इनके पास गाड़ियाँ खराब थी, अब इनके पास मशीनरी मुकम्मल मशीनरी थी। मशीनरी मुकम्मल है, मैन पावर मुकम्मल है, जिसकी वजह से अब ये तमाम तर जो मामलात हैं या जो मुश्किलात पहले दरपेश आती थी अब वो नहीं होंगी। इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह LWMC ने प्लान किया था और किस तरह इसको जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाया गया है और लाहौर शहर हमें लशपश करता हुआ और सफाई सुथराई के हवाले से नंबर 1 पर रहा है। तमाम तर जितने भी बाकी शहरों की जो सफाई कंपनी है जनाब उनको मात देती है। तो इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें से बहुत से लोगों का ना सोशल सर्कल के लिए एक दूसरे से राब्ते में रहना मामूल की बात भी है और गए वक्तों में इसके लिए खसूसी जगह मुंतखब करके वहाँ हम ख्याल दोस्तों की बैठक हुआ करती थी जहाँ बहुत से समाजी या फिर मुआशी मसाइल के साथ ज़ाती मामलात ज़िंदगी भी ज़ेरे बहस आती थी। और फिर वक्त बदला और जदीद दौर ने बहुत सी हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बदल कर रख दी हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में तेज़ी से जगह बना ली है तो ये गलत नहीं होगा। और ये आम मुशाहिदे में भी आता है कि हम में से जो बहुत से लोग हैं ना वो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं और अगर आपको कोई भी शख्स किसी ग्रुप से बगैर बताए निकाल दे तो यकीनन ये आपके लिए भी काफ़ी हैरत की बात होगी और आखिर मुझे क्यों निकाला आप ये भी ज़रूर कहेंगे। और बात करते हैं युगांडा में एक ऐसे शख्स के अहवाल का जिसे उसके व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाना इतना बुरा लगा है कि उसने अदालत का रुख कर लिया है। मशरकी अफ्रीका के मुल्क युगांडा में व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने पर एक शहरी ने अपनी मकामी अदालत से रुजू किया और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने उसके हक में फ़ैसला भी दे दिया है। युगांडा की चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के सीनियर मजिस्ट्रेट ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को मुतासरा शहरी को ग्रुप में दोबारा शामिल करने का हुक्म भी सादिर फरमाया और अदालती हुक्म पर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ने रिमूव किए गए जो वहाँ के शहरी थे उनको ना सिर्फ उस ग्रुप में दोबारा शामिल कर लिया बल्कि दिलचस्प बात यह है कि उसे उस ग्रुप का एडमिन भी बना दिया है। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि जनाब रद्द अमल में अदालती हुक्म पर अमल दरामद के बाद ग्रुप के तमाम मेंबरान वहां से लेफ्ट हो गए थे, ग्रुप छोड़ गए और यूं अदालती जंग जीतने वाला शख्स इस ग्रुप का वाहिद मेंबर और एडमिन बन के रह गया और जिस पर मौसूफ दोबारा इसी अदालत में ये केस दोबारा ले गए हैं कि मुझे आखिर सब क्यों छोड़ कर घर चले गए हैं। पहले उन्हें रिमूव किया गया ग्रुप में से, बाद में जब अदालत की तरफ से ये हुक्म सादर हुआ कि दोबारा से उन्हें ग्रुप में ऐड किया जाए और जब वो ऐड हुए तो बाकी जितने भी मेंबर्स थे उस ग्रुप के उन्होंने वो ग्रुप लीव कर दिया और साथ ही साथ जनाब उनको उस ग्रुप का जो एडमिन भी बना दिया। तो वो वाहिद अब अकेले रह गए हैं कि उस ग्रुप के एडमिन भी हैं और उस ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो अब वो दोबारा से जनाब उन्होंने जो अदालत का रुख कर लिया है। एक और बड़ी ही दिलचस्प खबर है और ख़ास तौर पर जनाब ख़वातीन के हवाले से है क्योंकि ख़वातीन को एसेसरीज़ का, कपड़ों का, हैंड बैग्स का बहुत शौक़ होता है ना। तो कभी आपने सुना है कि 0.03 सेंटीमीटर का हैंडबैग कभी देखा है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो जनाब ऐसा हुआ है कि देखने और सुनने वाले इस हैरत अंगेज़ बैग का सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और एक नमक के एक ज़रे से भी छोटे हैंडबैग की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हैंडबैग MSCHF नामी अमरीकी आर्ट कलेक्शन कंपनी ने तैयार किया और इस 0.03 इंच से भी छोटे हैंडबैग को जब उंगली पर रखा जाए तो भी इंसानी आंख के लिए इसे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस सारी सूरत हाल पर ख़वातीन ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन जब कीमत का अंदाज़ा हुआ तो बहुत से लोग मज़ीद हैरत में मुब्तला भी हो गए कि ये दुनिया का वाहिद माइक्रोस्कोपिक हैंडबैग तो है मगर फिर भी ये $60,000 से भी ज़्यादा कीमत पर नीलाम हुआ है। नियोन ग्रीन रंग का ये हैंडबैग 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है
और ये बुनियादी तौर पर मशहूर कंपनी लुई विटोन के एक हैंडबैग की नकल भी है, जिस पर कंपनी का मशहूर लोगो और डिज़ाइन भी बनाया गया है। और इंसानी आंख से तो ये देखना बिल्कुल ही मुश्किल है, तो इसे देखने के लिए आपको सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा और उसके बाद आप ये हैंडबैग जो है वो देख सकते हैं। और इस पर्स को एक ऑनलाइन नीलामी में फ़रोख्त के लिए पेश किया गया था, जहां ये $63,750 में नीलाम हुआ है। और ये छोटे छोटे हैंडबैग्स का फैशन आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उरूज पर भी है, और हर किसी को आपने देखा है कि ये मिनी बैग्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, और ये लाखों रुपए भी और करोड़ों रुपए में भी मिलते हैं और बिक भी रहे हैं। और ये सबसे छोटा हैंडबैग इस जो है वो मार्केट में आया है, और जिसके फुटेजेस भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0.03 इंच का ये हैंडबैग है, जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही आप देख सकते हैं। और इसकी कीमत सुनकर आप वैसे ही हैरत में मुब्तला हो चुके होंगे, तो ज़्यादा आपको मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मज़ीद बात कर लेते हैं। और जनाब एक और ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि हम में से जो लोग ज़माने तालिब इल्मी के दौरान इस बात की शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि उनका दाखिला उनकी पसंदीदा जगह हो जाए, तो क्या ही अच्छी बात है, वहाँ जाके वो पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री हासिल करेंगे और अपना करियर बनाएंगे। यहाँ एक और सवाल जहन में आता है कि अगर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में कामयाबी ना मिली, तो एक बार नाकामी के बाद एक फ़र्द कितने अरसे तक ये कोशिश दोहरा सकता है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। लेकिन आपका जवाब जो भी हो, मगर 65 साला लियोंग शाय के लिए एक बार की नाकामी कोई मायने नहीं रखती है। लियोंग अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जितने साल से कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो हर एक के बस की बात नहीं है। ना आपके बस की बात है, ना मेरे बस की बात है। लियोंग शाही सिचुआन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 41 बरसों में 27 बार एंट्री टेस्ट में नाकाम हो चुके हैं। और अपने करियर में कामयाब लियोंग शी एक करोड़पति शख्स हैं, मगर उनका ख्वाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर डिग्री हासिल करना है। और चीन में यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉलेज में अगर आपने दाखिला लेना है ना, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, गाओ काओ में कामयाबी ज़रूर आपको चाहिए है। और गुज़श्ता 4 दहाइयों में वो 27 बार किस्मत आजमा चुके हैं अपनी, मगर हर बार नाकामी का सामना उन्हें करना पड़ता है। और लियांग शाय ने सबसे पहले 1983 में 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने 1992 में अब तक मुसलसल कोशिश की है, मगर वो अभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने 27 मरतबा कोशिश की है अब तक, और 27 मरतबा ही वो नाकाम रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। और ये उस शख्स की टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप उनकी पिक्चर्स भी देख पा रहे थे कि जनाब वो अभी तक एंट्री टेस्ट दे रहे हैं कि शायद मैं कभी कामयाब हो पाऊँ, और मेरा जो एक दरीना ख्वाब है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँ, दाखिला लूँ और डिग्री हासिल करूँ, तो वो अभी तक उनका नहीं हो पाया है। तो हम जो है बेस्ट विशेस उन्हें देते हैं कि जनाब वो दाखिला ले सके और उनका जो ख्वाब है ये पूरा हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, एक और जनाब ख़बर आपको देते हैं, वो ये है कि एक नॉर्मल इंसान दिन भर काम करने के बाद ज़्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4 से 5 घंटे ज़रूर सोता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में मुसलसल 60 साल तक, बिल्कुल सही आपने सुना है, 60 साल तक जागते रहने वाला भी इंसान मौजूद है। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जनाब ये एक अजीबो-गरीब वाक़या है कि वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला बुज़ुर्ग शहरी थाय नोग, जो कि 1942 में पैदा हुआ था, और वो मुसलसल 60 साल की उम्र से जाग रहा है। और इस हैरत अंगेज़ वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि एक मरतबा 20 साल की उम्र में थाय नोग को शदीद बुखार हुआ, और जिसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक सो नहीं पाए हैं। थाय नोग के मुताबिक उसने बेशुमार दवाइयों और तरह तरह के लोगों से मुलाकात भी की है, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ और वो सो नहीं सके। और ये शख्स किताबों का मुतालिया भी करता है,
था। नॉग ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बेदारी और बेख्वाबी ने इसकी सेहत पर कोई असर डाला भी है या नहीं डाला, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि वो अभी भी तंदुरुस्त और दवाना है, मतलब कि सेहतमंद है और वो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और दीगर लोगों की तरह वो मुश्किल काम भी सरअंजाम दे सकते हैं। नॉग की अहलिया, उनके बच्चे, उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने भी ये कहा है कि उन्होंने कभी भी उन्हें सोते हुए नहीं देखा है। हैरानकुन बात यह है कि उसकी ज़िंदगी पर बेख्वाबी के मुज़र असरात नहीं पड़ते हैं और ना ही उसको अब बीमारी की कोई शिकायत भी है। तो ये जनाब कुछ दिलचस्प और अजीबोगरीब मुल्क भर से और दुनिया भर से कुछ खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती हैं, जो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो यहाँ पे इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और आपको पता है कि सेहत की जो सहूलियात हैं उनको मीट करने के लिए और उसके हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और दूर दराज से ख़ास करके लाहौर में बहुत से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था सेहत कार्ड का, जिसे कौमी सेहत कार्ड कहा जाता है, हेल्थ कार्ड कहा जाता है, और जिससे आप लाखों रुपए का इलाज करवा सकते हैं और आप जो है सेहत हासिल कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी चहमगोइयाँ चल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे इबहाम जो वो मौजूद थे कि शायद सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया गया है या बहुत सारा इलाज है उसके ऊपर अब नहीं होगा। और कल हमने देखा है कि एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आमिर मीर की तरफ से और उनके साथ जो निगरान सूबाई वज़ीर सेहत थे उनकी तरफ से, और तमाम तर जितने भी इबहाम मौजूद थे, जितनी भी जो गलत इंफॉर्मेशन आ रही थी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, वो तमाम तर इबहाम जो है वो ख़त्म किए गए हैं। तो क्या कौमी सेहत कार्ड बहाल ही है, उसके ऊपर कितना इलाज करवाया जा सकता है, अब क्या क्राइटेरिया उसके हवाले से बनाया गया है? हमारे साथ सजाद काज़मी साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, सेहत की बीट करते हैं, उनसे जान लेते हैं। सजाद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सजाद साहब बताइएगा, कौमी सेहत कार्ड के हवाले से क्या अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है अब? जी बिल्कुल मुनीबा, इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें चल रही थी कि हेल्थ कार्ड को जो है वो खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से 2 रोज कबल सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जुनैद अकरम ने इसको ब्रीफ करने के लिए जो है वो DGPR में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जो उन्होंने इसकी तमाम डिटेल से आगाह किया। असल में सूरत हाल ये है कि इससे कबल जो सारी सूरत हाल रही, आपको पता होगा कि सेहत कार्ड जिस आदमी का भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो सेहत कार्ड का हामिल था जी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये सहूलत जो है ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीरज़ादे और करोड़पति लोग जो हैं इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है उसका हक मारा जा रहा है। इस हवाले से कैसे जो कंपनीज हैं या जो अमीरज़ादे हैं वो सहूलत जो है वो ले सकते हैं और बाकी जो है वो गरीब तक ये सहूलत नहीं पहुंच रही है? क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस हवाले से? क्या कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट लाइफ की जानिब से एक लेटर सामने आया था जिसमें सारा इबहाम पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये शो किया गया कि सेहत कार्ड को जो है वो वक्ती तौर पे ख़त्म कर दिया गया है और इस पर जो है वो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई अमीरज़ादा इस सहूलत को लेना चाहता है तो वो 4,350 रुपए का प्रीमियम जो कि इंस्टॉलमेंट है सालाना, वो गवर्नमेंट को अदा करेगा, तो फिर उसको सेहत कार्ड की जो है वो सहूलत दी जाएगी। इस हवाले से इसके अलावा भी जो है कार्डियोलॉजी और गायनी के जो मरीज हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि वो 30% जो मुकम्मल बिल बनेगा उसका 30% अदा करेंगे, तो फिर जो है ये सहूलत जो है
उनको मैसर होगी और इस तरह उनका इलाज मुकम्मल हो सकेगा। इस हवाले से गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं किया है और इसमें इब्हम पाया जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज्यादा बीमारियों की जो 10 लाख रुपए तक रकम मुख्तस की गई थी, उसके अंदर तमाम बीमारियों का जो इलाज, ऑपरेशन, सर्जरियाँ थी, उसमें 30% काटा जाएगा। यहाँ के कार्डियोलॉजी और गायनी के शोबों में जो सर्जरी होगी, स्टंट डलेगा, बाईपास होगा, सी सेक्शन होगा, डिलीवरियाँ होंगी, उनके अंदर ही सिर्फ लोगों को जो है वो 30% अदा करना होगा। इसमें जो है वो गरीबों की वजाहत नहीं की जा रही, जिसकी वजह से एक बेचैनी और परेशानी गरीब के अंदर पाई जा रही है कि क्या अब आइंदा उनके लिए जो है वो सेहत कार्ड की जो सहूलत है उसमें उनको बहुत सारे पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ये भी क्लियर नहीं अभी किया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अदा करने पड़ेंगे पैसे, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। जी मिली भाई, ये एक काबिल अफसोस बात है कि अब तक जो ये हेल्थ कार्ड है 1 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, इससे इलाज मुआवजा जारी है और तकरीबन 20 लाख के करीब जो है लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। लेकिन अभी तक ये हेल्थ कार्ड जो है वो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा। अगर ये सेहत कार्ड सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तो वो अपने तौर पे इसको अप्लाई करते हैं और स्टेट लाइसेंस पेशेंट के सर्जरी करने के इलाज के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उससे जो पेशेंट से दवाई भी बाहर से मंगवाई जाती है, उससे जो तिबी हालात जो ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल होने हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज होना है वो बाहर से पेशेंट से मंगवाया जाता है। लेकिन हेल्थ कार्ड का जो कानून है वो ये है कि अगर कोई हेल्थ कार्ड पे मरीज दाखिल होता है तो उसकी तमाम मेडिसिन, इक्विपमेंट और तिबी इलाज जो है वो मुतलका हॉस्पिटल बाहर से खरीदे या पास से दे, उससे लेने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारी सेक्टर के अंदर ये जो है प्रैक्टिस अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। हेल्थ कार्ड पे तो इलाज किया जाता है और स्टेट लाइस से सरकारी हॉस्पिटल करोड़ों रुपए वसूल भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है इस पर मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता और लोगों के बहुत सारे पैसे जो है वो मार्केट में लगते हैं और उनको बाहर से चीजें लानी पड़ती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक चीज कन्फर्म थी कि जो भी इलाज किया जाता था या दाखिल किया जाता था मरीज को, तो वो एलानिया कहा जाता था कि इतने पैसे आपके हेल्थ कार्ड से काटे जाएंगे, इतने पैसे आपको। लेकिन ज्यादातर बड़ी जो तादाद थी वो यही थी कि फ्री इलाज किया जाता था। खास तौर पर कार्डियोलॉजी का, जो कि लोग सालों से दिल की सर्जरी यानी बाईपास के लिए तरस रहे थे, उनका बड़ा आसान तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनकी सर्जरी जो है वो की जा रही थी। पंजाब हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्जाम लगाया है कि एक निजी अदारा ऐसा है जिसका यानी कि अरब रुपए के करीब जो है वो बजट बन गया था, यानी उसमें उसको नवाजा गया है, जबकि इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि मखसूस हॉस्पिटल जो है इससे पैसा कमा रहे हैं। यानी अगर मुद्दा बयान किया जाए तो पंजाब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो अमीर लोग हैं उनसे ये हेल्थ कार्ड की जो है वो सहूलत वापस ले ली जाए, और अगर वो ये हेल्थ कार्ड की सहूलत लेना चाहते हैं तो उनको ये प्रीमियम जो है वो तय करना पड़ेगा, उनके लिए इंस्टॉलमेंट जो है वो लागू कर दी जाए। ये उन्होंने बताया है कि किस तरह कैटेगराइज किया जाएगा कि किनको जो है वो फुली फंडेड जो है वो इलाज मिलेगा और कौन जो है वो पैसे देंगे? क्या इसको भी जो है वो क्लियर किया गया है हमारे लिए, आपके लिए या अवाम के लिए? अभी तक तो जो बात क्लियर आई है वो यही है कि फौरी तौर पर 1 जुलाई से जो है वो वक्ती तौर पे जो है हेल्थ कार्ड पे काम बंद कर दिया जाए, और जब तक ये हुकूमत आपस में ये तय नहीं पाती कि किस तरह, जैसा कि आपका सवाल है कि किस तरह ये गरीब आदमी से पैसे लेंगे, कितने लेंगे और कितना इलाज होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इसकी जो है शरायत अभी जो है वो तय होना बाकी है। क्योंकि हुकूमत की जानब से 30% का जो लेटर है स्टेट लाइफ की तरफ से वो तो सामने आया है कि 30% अदायगी की जाएगी जो भी इलाज कराएगा, लेकिन इस बात की वजाहत नहीं की गई कि वो गरीब आदमी जिसके पास एक पैसा भी मौजूद नहीं है इलाज के लिए, क्या वो भी 30% वहाँ पे अदा करेगा? इसकी निस्बत उसकी जो घर की जो हालात हैं उसको देखा जाएगा या कि उसका इलाज देखा जाएगा कि वो इलाज महंगा करवा रहा है इसलिए 30% देगा, या कि उसकी जो है वो तनख्वाह और उसका हालात देखे जाएंगे।
इस हवाले से अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की वजाहत सामने नहीं आ रही है। जैसे ही गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और इससे जो इन दिनों में जो लोग इलाज करवा रहे हैं, जिनके लिए डिलीवरी केसेस, कार्डियोलॉजी और बहुत सारे ऑपरेशन जो है जिसकी तारीख तय थी वो भी रोक दिए गए हैं। अच्छा। इस पर काबिल सोच है कि वो लोग परेशान हैं जिनके इलाज होने थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर दाखिल हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएं, हम उनका इस सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो इलाज नहीं कर रहे। इस हवाले से गवर्नमेंट को इसकी जो है वो संजीदा नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ज़ेर इलाज हैं उनके इलाज जो है वो मुकम्मल होना भी जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट इस मौके पर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि हमने किसी किस्म की जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत खत्म नहीं की है। लेकिन जो स्टेट लाइफ का लेटर सामने आया उससे यही दिखाई दे रहा है कि वक्ती तौर पर जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत को खत्म कर दिया गया है। लेकिन सिजाद साहब, आप काफ़ी सालों से हेल्थ की बीट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि ये इनिशिएटिव लिया गया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें सुनने में आई और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि बहुत सारे कंपनीज़ का भी जिक्र किया गया है। नाम तो नहीं लिया गया, बताया गया है कि वो पैसे बटोर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फ्रॉड भी किया जा रहा है। तो क्या ये दोबारा से आ सकता है वापस, और किस तरह किन किन पॉलिसीज पर इसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है, ताकि एक जो सेहत की सहूलत है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, एटलीस्ट वो तो अच्छे तरीके से हम लोग पूरी कर सके? वज़ीर सेहत का कहना है ये तो बात ही ना करें कि ये वापस नहीं आ सकता इसको, क्योंकि हमने खत्म नहीं किया। उनका दावा था कि 2015 के अंदर इसको मियां नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड को शुरू किया था और गरीब आदमी के जो हेल्थ कार्ड बनाया गया था उसके अंदर 3 लाख रुपए की जो है वो रकम रखी गई थी, या उसके मुताबिक वो इलाज करवा सकता था। और अभी वापसी का रास्ता वो ये बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नाम तो ना बताएं और बताना भी नहीं चाहिए। इस हवाले से इनको कहना था कि अगर किसी को स्टंट 1 डलना है तो उसको 3 स्टंट डाले गए हैं। अगर किसी का दिल का बाईपास नहीं होना था तो उसका जबरदस्ती दिल का बाईपास किया गया है, पैसे बनाने के लिए, बिल ज्यादा करने के लिए। जी, ये उन्होंने सांस लिया है कि इस तरह के लोग जो हैं और इस तरह की करप्शन हो रही थी, जिसकी वजह से हम वक्ती तौर पे इस पे जो है वो तरमीम ला रहे हैं। इस हवाले से इस चीज को जो है वो बहाना बनाकर जो है हेल्थ कार्ड को वक्ती तौर पर खत्म किया गया है, और ऐसे लोगों का वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत मौजूद है और ऐसे लोगों का वो एहतसाब करना चाहते हैं। जी ठीक है जी। वक्ती तौर पर बताया जा रहा है कि कौमी सेहत कार्ड या हेल्थ कार्ड उसे बंद किया गया है, और अभी जिनकी डेट्स थी जो इस सेहत कार्ड पर अपना इलाज करा रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया है, उनके भी कोई इलाज नहीं होगा, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर भी वो इलाज करवा रहे थे। सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे सेहत कार्ड के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह हो रही हैं। सजाद साहब आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवा रहे हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज जो मेरे पास किताब है वो बड़ी दिलचस्प है। यरगमाल रियासत, हाइब्रिड वॉर ऊपर है और नीचे है करप्शन क्लास रद्द तश्कील, जिसकी अंग्रेज़ी होती है डीकंस्ट्रक्शन, और ऑफशोर बयानिया। ये बहुत दिलचस्प मौजू है। इस पे कलम किसने उठाया? प्रोफेसर तुफैल ढाना ने। प्रोफेसर साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप साइंस के आदमी हैं, आपने बायोलॉजी को बड़ी तफसील से पढ़ा है और जितनी अपनी तालीम हासिल की उन्होंने उसके बाद उस तालीम से अख्ज़ किया एक तख्लीकी आइडिया और क्लोन के नाम से एक नावल लिख दिया। वो नावल बड़ा खूबसूरत है और बहुत दिलचस्प है। मुस्तकबिल का इंसान उसका सब टाइटल था। तो हम तुफैल ढाना साहब को तब से जानते हैं जब ये क्लोन आया था, कुछ तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने ढाना साहब से कहा कि सर आप साइंस की दुनिया में इतना आप आगे निकल गए हैं कि अदब को कहीं पीछे ना रह जाए, तो ऐसा करते हैं कि हम आज मॉडल टाउन लाइब्रेरी में चलते हैं। वहाँ पे लीफ वालों का हफ्तावार वो लेक्चर होता था, तो वहाँ पे डीएनए के बारे में हम कुछ सुनेंगे। आज लेक्चर था डीएनए के हवाले से। अब आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बहुत जदीद, हर इंसान जानता है। और फिर उस पर फिर हम कुछ अदबी लिहाज से बातचीत करेंगे। तो तुफैल साहब शरीफ आदमी हैं और बड़े आजिज़ और मुनकसुल मिजाज आदमी हैं।
मेरे साथ चल दिए और जाके जब हमने लेक्चर सारा सुना तो मैं तो बड़ा मुतासर हुआ। उस वक्त मैं बिल्कुल लड़का सा था और मेरे लिए तो ऐसे जैसे कि इल्म का एक समंदर था जो सामने ठाठे मार रहा था जो साहब लेक्चर दे रहे थे उस मौजू पर। लेकिन तुफैल साहब से जब मैंने पूछा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि सर आपको कैसा लगा, तो कहते हैं कि यार ये अपनी चीज़ें बेच रहा था। ये बंदा ये कह रहा था कि मेरे क्लिनिक पे आओ, मैं सारा जो होता है कर दूंगा फ्रांसिक, उसका मैं डीएनए फ्रांसिक वो कर दूंगा। तो मेरी समझ में आया, मैंने कहा हाँ ये बात होती है कि एक बड़ा आदमी जब आपके साथ होता है, पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ होता है तो आपका पर्सपेक्टिव मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देता है। ये जो पर्सपेक्टिव है इनका, ये इनका बड़ा दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। बंदा अप्लाइड साइंसेस का है, नेचुरल साइंसेस का है और सोशल साइंसेस पे लिखता है और क्या खूब लिखता है उनका। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये बेसिकली मार्क्सिस्ट हैं, लेफ़्ट के आदमी हैं और जो चीज़ भी जिस पे भी नज़र डालते हैं वो एक ज़ाहिर है जो मार्क्सिस्ट और स्पेक्टेकल है उसके बगैर ये किसी चीज़ को देखते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि उर्दू में कहना चाहिए, अली अब्बास जलालपुरी और सिब्ते हसन, उनकी एक रिवायत चलती आ रही है कि वो तमाम जो नैरेटिव है उसको एक ख़ास स्पेक्टेकल से देखते हैं और अपने कारी के सामने रखते हैं। धाना साहब ने भी ऐसे ही किया इस किताब में। उन्होंने बिल्कुल आगाज़ से वो जो बल्कि इब्तदाए आफरीनिश कहना चाहिए वहाँ से शुरू किया और एक साइंटिफिक नज़रिया लेके चले और सोशियोलॉजी के जो साइंटिफिक नज़रियात हैं कि जैसे इंसानी मुआशरा कैसे आगे बढ़ता है, बुनियादी तौर पे एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसके बाद कैसे पॉजिटिव सोसाइटी तक आई, उसका एक अहाता करते हैं इस किताब में। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं जो फेसलेस फाइनेंशियल फोर्सेस हैं, वो ये कहते हैं, यानी आजकल जो जदीद बयानिया है हमारे लेफ़्ट के कुछ मुफक्किरीन का, वो ये है कि इस वक्त रियासतों की कोई अहमियत नहीं रह गई, बल्कि रियासत को वो पैसा चलाता है जिसका फेस कोई नहीं है, जिसका चेहरा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बल्कि कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो पूरी दुनिया के सरमाए को भी आगे लेके जा रही हैं, पूरी दुनिया के कल्चर पे भी वो काबिज़ हैं, दुनिया में जंगें लगवाते हैं और अमन भी वही लेके आते हैं, मीडिया को भी वही कंट्रोल करते हैं, दवाइयाँ भी वही बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। और ये सारे आप जानते हैं, जो नोम चॉम्स्की को जानते हैं वो उसका भी यही बिल्कुल नैरेटिव है। तो ढाना साहब ने भी बिल्कुल उसी लाइन को लिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी क्लास है, कहते हैं ना अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उन्होंने कहा नहीं, एक क्लास है करप्शन क्लास जो सब पे राज करती है। इसके अलावा उन्होंने जो डीकंस्ट्रक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि जो पुराना नैरेटिव था कि मुआशरे ऐसे होते हैं, कोई हमें मेटा नैरेटिव चाहिए होता है, यानी महाबयानियाँ चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कोई यूनिवर्सल्स चाहिए होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त वो जो यूनिवर्सल थे पुराने, वो ख़त्म हो गए, नए यूनिवर्सल्स ने जन्म लिया है और वो यूनिवर्सल है 5th जनरेशन वॉरफेयर का स्टाइल। करप्शन है, बयानिया पुराना रद्द हो गया, दुनिया में करप्शन है और कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में एक अहम तरीन चीज़ है ऑफशोर बयानिया, यानी वो तमाम कॉन्ग्लोमरेट्स जिनको अपने मुआशरों में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और वहाँ से उन्होंने फाइनेंस किया अपने अपने मुल्कों में वो चेंज लाने के लिए, किसी तरह का भी इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए उनने इस तरह किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने जो इनके मौजूआत हैं, करप्शन क्लास, जो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। गैर रिवायती जंग जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है या हाइब्रिड वॉर भी इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि जब जंग छिड़ती है तो सबसे पहली मौत सच की होती है। तो आजकल तो सच की मौत जो है वो गोली के साथ नहीं होती, बल्कि वो कलम और कैमरे के साथ होती। तो ब्रेग्जिट पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, छोटे छोटे फ़िक्रे बनाते हैं, छोटे छोटे फ़िक्रों की मदद से ये बात करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी हालात जिस नज़र से इन्होंने देखा, ये मार्क्सिस्ट हैं, जिस नज़र से ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा और जो इनका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, मिसाक जमहूरियत ऑफशोर था, आलमी रियासत का बयानिया था, इजारादारी पर कायम था, जमहूरियत मुखालिफ था, 2008 के इलेक्शन का नतीजा आ गया था, आसिफ जरदारी सदर था, सिंध का मालिक था, पंजाब शरीफ ख़ानदान को मिल गया था, कराची MQM के हिस्से में आया था, पख्तूनख्वा में लाल टोपी वाला, चादर वाला, पगड़ी वाला था, ऑफशोर खिचड़ी खा रहा था, बलूचिस्तान में सरदार थे, चादर वाला अचकजई ऑफशोर इनकलाबी था। तो इनका एक अपना बयानिया है। आप इससे इस राय से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, ये टोटली आप पे और हम पे है, ज़ाहिर है। लेकिन इनकी ये किताब इंतहाई दिलचस्प है। आपके तसव्वुर के या आपके आइडियाज़ के ठहरे हुए पानी में ये कंकर ज़रूर फेंकेगी और उसमें
और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका तारुफ करवाया है, यरगमाल रियासत। और अगर आपको सियासत से दिलचस्पी है और सियासत के हवाले से कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये किताब पढ़िएगा और इसका फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। और हम सबको पता है कि पाकिस्तानी की मईशत कितनी गिरावट का शिकार होती जा रही है। इन्फ्लेशन रेट हमारे सामने है और इसी दौरान IMF की जो गूंज है वो हर जगह सुनाई दे रही थी कि IMF के साथ मुआहिदा कब होगा, कब हमें पैसे मिलेंगे और कब हमारा जो पहिया है मईशत का वो चलेगा। तो अब खबर ये हमारे सामने आई है कि जनाब IMF से 3 अरब डॉलर्स की जो डील है वो मंजूर हो चुकी है। और इसके बाद मईशत किस तरह चलेगी, क्या मईशत को सहारा मिल पाएगा, क्या जो डॉलर की कीमत है जो ऊपर जाती जा रही है, जिसको पर लग चुके हैं, क्या वो स्टेबल हो पाएगा, क्या इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई दिन ब दिन उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो हर चीज़ आपको महंगी से महंगी ही दस्तयाब होती है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे। और जो पैसे हमें IMF से मिलेंगे 3 अरब डॉलर्स, क्या उससे हमारी जो माशी सूरत हाल है क्या वो बेहतर हो पाएगी, क्या हम स्टेबल हो पाएंगे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वसीम अहमद हैं, माहिर मुआशियात हैं, वो मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा जो है मईशत के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। वसीम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया। वसीम साहब, IMF से हमारे मुआहिदे की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और यही हमें समझ आ रही थी कि शायद IMF हमें कर्जा देगा तभी हमारी मईशत जो है वो संभल पाएगी। तो अब ये डील मंजूर हो चुकी है, 3 अरब डॉलर्स का मुआहिदा हो गया है IMF के साथ। तो क्या लगता है अब हमारी जो मईशत है वो स्टेबल हो पाएगी और बेहतर हो पाएगी? जी देखिए, जहाँ तक IMF के लोन की बात है, अगरचे हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि लोन IMF से लेना या किसी भी लेंडर से लोन लेना कोई बहुत ज्यादा खुशी या फख्र की बात नहीं है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में मौशी नज़्म व नस्क बरकरार हो जाएगा। दुनिया भर में इसको बहुत ज्यादा परसेप्शन वाइज हाई रेट किया जाता है कि पाकिस्तान में जो बुक्स है इकोनॉमिक की अकाउंट्स की बुक्स है वो कम से कम बेहतर हो जाएंगी। इस वजह से जो IMF के पैसे आए हैं या आने वाले दिनों में आएंगे वो दूसरे लेंडर्स की तरफ से भी पैसों को अनलॉक कर देंगे। बहुत से पैसे कर्ज होते हैं, बहुत से पैसे इमदाद होते हैं। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से मिलने वाली इमदाद जो है वो रुकी हुई थी। ये कर्ज हमें यूं फायदा देगा कि ये अनलॉक कर देगा उस इमदाद को, जिससे पाकिस्तान में आपने जैसे इंट्रो में कहा कि इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। और इकोनॉमी बुनियादी तौर पर परसेप्शन की गेम है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ओपन हुई, बहुत साल के बाद ये देखा गया कि पहले कुछ मिनट में तेजी इतनी शदीद थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई, क्योंकि थ्रेशोल्ड अचीव हो गया 5% का। 1 घंटे के लिए कारोबार, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो तभी कारोबार 10:37 से ओपन हुआ है। ओके, अच्छा, 1.25 बिलियन, 1.25 अरब रुपए का जो कारोबार है वो चंद मिनट में हो गया और मार्केट उसके बाद बंद हो गई। दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट है, आप जानते हैं कि इसका लेन देन छुट्टियों के दिनों में भी होता है। जो लोग ईद मनाने आए होते हैं उन्होंने डॉलर खरीद के वापस जाना होता है, या उनके पास जो सरप्लस डॉलर है घर वालों के लिए वो घर वालों को दे देते हैं, उन्होंने कैश करवाने होते हैं। छुट्टियों के दौरान ओपन मार्केट में जो लेन देन है डॉलर का वो 280 रुपए से भी नीचे हो रहा था, जबकि आखिरी कारोबारी दिन डॉलर 285 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ था। तो अगर 5 रुपए आपका रुपया छुट्टियों में ही रिकवर कर गया है, आज बैंक हॉलीडे है, अगर इंटर बैंक में भी लेन देन होगा तो डेफिनेटली रुपया भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जो इतने दिनों से हम देख रहे थे कि डॉलर की कीमत से बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो वो क्या अब स्टेबल हो पाएगा या उसकी कीमतों में कमी वाकई होगी? क्या लगता है आपको? जी देखिए, मैं एक
मेरे जो करीबी दोस्त है वो कहते हैं कि ये जबरदस्ती मुस्बत रहने वाला आदमी है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ कि मैं मुस्बत ही रहूंगा। एक तो ये है कि डॉलर बढ़ेगा बिल्कुल नहीं, अगर वो कम नहीं होगा तो वो बढ़ेगा भी नहीं। दूसरा, जितने भी एक्सपोर्टर्स थे, chaos क्रिएट हुआ पाकिस्तान की मार्केट में, उन्होंने अपने डॉलर्स बाहर रोक लिए। रेमिटेंस जिन लोगों ने भेजनी थी वो भी रुके हुए थे कि शायद डॉलर की कीमत बढ़ जाए और हमें उसके बदले ज्यादा रुपए मिल जाए। आईटी की एक्सपोर्ट्स 4 बिलियन का हिस्सा भी क्रॉस कर गई है। आईटी वाले, आपको पता है वो सारी चीजें ऑनलाइन है, उन्होंने भी अपने डॉलर बाहर रोके हुए थे। जब ये परसेप्शन मार्केट में जाएगी कि डॉलर की कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि उल्टा कम होगी, तो सेलर रश करेगा सेलिंग की तरफ। उससे 2 चीजें हम अचीव करेंगे। एक तो हमारा डॉलर का फ्लो बेहतर होगा, फ्लो बेहतर पिछले कुछ दिन से हो रहा है, ईद से पहले ही ये बेहतर होना शुरू हो गया था। दूसरा, इसकी कीमत सप्लाई बेहतर होने की वजह से भी नीचे आएगी। तो IMF डील जो है वो बहुत सी ऐसी चीजों को अनलॉक करेगी जिसमें हम सब के लिए खुशी का पहलू निकलेगा। लेकिन इस मुआहदे के बाद वसीम हमें ये बताइएगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या नीचे आएगा, कम होगा? बिकॉज हम देखते हैं कि दुनिया के बाकी ममालिक में जो महंगाई की शरह है वो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर उल्टी होता है कि हमने देखा कि हमें बताया गया कि रूस से मुआहदा हो जाएगा और जब वहाँ से तेल आएगा तो शायद यहाँ पर कीमतें कम होंगी, लेकिन जैसे ही वहाँ से तेल आया तो यहाँ पर डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो अब अगर ये मुआहदा इसके साथ IMF के साथ हो गया है, पैसे हमें मिल जाएंगे, तो इन्फ्लेशन रेट कम होगा, महंगाई कम होगी? जी बिल्कुल कम होगी, क्योंकि अगर आप बाय बुक देखें तो महंगाई का एक साइकिल है। अमेरिका और बरतानिया की बिलखुसूस हम बात करें, वहाँ महंगाई बढ़ना शुरू हुई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू किया। फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, सरमाए तक रसाई महदूद की प्राइवेट सेक्टर की। उसके बाद जब इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई तो महंगाई कूल ऑफ होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। जो आपने बात की थी, हाँ उलट हो जाता है, वो इसलिए होता है कि कानून साजी मौजूद तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। दूसरा, हम आम जुबान में कहते हैं कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चेक एंड बैलेंस हो तो पाकिस्तान में महंगाई कूल ऑफ होगी, लेकिन हमारी इतनी बद इंतजामी के बावजूद नेचर का और इकोनॉमी का एक अपना साइकिल है। आज मॉर्निंग में जब स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ तो ब्लूमबर्ग पे खबर फ्लैश हुई कि 38% से पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह 38% तक महीने गई थी, वो पीक लग गई है। जून में इसके नंबर्स कम रहेंगे और जुलाई में हम 31% से भी नीचे इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन जो 49% तक चली गई थी वो 42% रहने की तवक्को है जुलाई में। तो इकोनॉमी का जो नेचुरल साइकिल है हुकूमती गफलत के बावजूद वो अपना काम करेगा। हाँ, मैं ये तवक्को करता हूँ कि हुकूमत इसको थोड़ा सा पुश करे तो आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर मज़ीद इनिशिएटिव लिए जाएँ या इसको पुश किया जाए तो आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। हम बात कर रहे थे IMF के साथ $3 अरब की डील मंजूर हो चुकी है और उसके हमारी मईशत पे, हमारी इकॉनमी पे क्या जो असरात है वो मुरतब होंगे, उस पर बात की थी। वसीम अहमद माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। वसीम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और जनाब उम्मीद यही की जा सकती है और हम भी अच्छी उम्मीद ही रखते हैं कि जब ये हमें पैसे मिलेंगे, जब ये हमें कर्जा मिलेगा तो इसके बाद जो हमारी मईशत है उसको कुछ थोड़ा सा सहारा मिल सके और आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, मौसीकी के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हमने एक ऐसे ही यंगस्टर से आपकी मुलाकात करवानी है जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में जनाब कदम रखा है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आवाज़ की जनाब कह ले के हामिल सिंगर हैं। आयशा रशीद हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपकी जर्नी, किस तरह इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मौसीकी की तरफ जाना है, म्यूज़िक की तरफ जाना है? बेसिकली आपको पता है कि फ़ैमिली में अगर थोड़ा बहुत किसी बच्चे की अच्छी आवाज़ हो तो पेरेंट्स की आदत होती है कि जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो आजो आजो कुछ सुनाओ। तो वो मुझे अभी भी बचपन की बातें याद आती हैं कि अम्मा अब्बा कहते थे कि आजो, इसकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, अभी ना कुछ सुनाती है आपको सब गेस्ट के सामने। लेकिन ये है कि तब इतना ज़्यादा वो आप यू कैन से कि शऊर नहीं होता कि आप अच्छा गा सकते हैं या प्रॉपर जब तक आपको गाइडलाइन नहीं मिलती है। तो फिर मेरे बड़े सारे शिफ्ट्स आए इस बात में, मैंने स्किप भी किया बाज़ जगहों पे
और जब आई थिंक मुझे याद पड़ता मैं प्राइमरी में थी तो अम्मा ने कहा कि ये बड़ी ज़हीन है तो इसको तो मैं कुरान हिफ्ज़ करवाऊंगी। और अच्छा। मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और उस तब थोड़ा एक गैप आ गया, मैंने छोड़ दिया गाना, वरना मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाती रहती थी। ऐसे प्रॉपर मैंने सीखा नहीं था उस वक्त पे, लेकिन मैं गा रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने प्रॉपर अपनी स्टडी स्टार्ट की ख़त्म करने के बाद, तो फिर मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सिंगिंग की, और मैंने प्रॉपर सीखना स्टार्ट किया। अच्छा। और यू कैन से कि स्क्रैच से जो आप करते हैं, नो म्यूज़िकल बैकग्राउंड फैमिली का बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा भी, और अब माशाल्लाह मैं अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रही हूँ। क्या आज। बात। और आपके आवाज़ में जो बेस है ना माशाल्लाह बहुत ही लगती नहीं है, मतलब आपने जब आवाज़ सुनी है तो आपको पता चला है कि ये तो कह ले कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ी बेस वाली आवाज़ है। तो कहाँ से सीखा, किसकी शागिर्द थी, उस्ताद कौन था आपका? अभी रिसेंटली मतलब कि मैं फार्मडी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मेरा एडमिशन भी सिंगिंग बेस पे ही हुआ है वहाँ ओके। पे। तो वो मेरे लिए शायद आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है। उससे पहले तक बहुत से लोग सिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वो सेटिस्फाई नहीं होती थी। मतलब कि मेरा मानना ये है कि म्यूज़िक सब आता बहुत लोगों को है, लेकिन सिखाना बहुत कम लोगों को आता है। सिखाना एक अलग से आर्ट है। तो अभी रिसेंटली मेरे उस्ताद साहब है, वो वहीं पे मतलब कि म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा भी रहे हैं, सर स्टार चिश्ती साहब। तो मैं उनसे सीख रही हूँ। उन्हीं से सीख रही उन्हीं है। से सीख रही तो मतलब घर पे पहले खुद ही से गाना गाया करती थी और सबको जो है वो सुनाया करती थी? बिल्कुल खुद ही से, मैं खुद ही से बहुत ज़्यादा सुन के, और मैंने मतलब कि ऐसे ही स्टार्ट लिया बहुत ज़्यादा सुन के। लेकिन फिर प्रॉपर गाइडलाइन आपको हर काम में चाहिए होती है। तो फिर मैंने प्रॉपर जब से सीखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी एक जो है वो सेटिस्फेक्शन फील हो रही है कि मैं गा सकती हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या गोल्स हैं, किन के ऊपर वर्किंग कर रही हैं? कोई अपना भी रिलीज़ करने का इरादा है, सॉन्ग या ट्रैक या कुछ भी? जी बिल्कुल, हर सिंगर का ऑब्वियसली यही काम होता है कि अपने ओरिजिनल्स रिलीज करे। तो इंशाल्लाह ताला मैं काम कर रही हूँ, और अच्छा। बस कमिंग डेज में यू कैन से के अच्छा, कमिंग डेज में ही आने वाला है ऑन एयर। अच्छा जी। तो मतलब किस तरह का जॉनरा पसंद है, क्या मेलोडी या हिप हॉप, या किस तरह का जॉनरा ज़्यादा पसंद है? मुझे बेसिकली मैं इस बात को प्रेफर करती हूँ कि एक सिंगर को हर जॉनरा, एक तो पसंद होना एक अलग बात है, वो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन गाना आना चाहिए। एक वर्सेटिलिटी जो है ना कि आप अगर क्लासिकल गाते हैं तो उसी पे बिल्कुल स्टक ना रह जाए, और अगर आप मेलोडी गाते हैं तो उसी पे आपको हर एक जॉनरा ट्राई करना चाहिए। तो मुझे बेसिकली हर जॉनरा पसंद है। अच्छा, हर जॉनरा पसंद बेस है। जो ज़्यादा मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको पता है कि मैं क्लासिकल को पसंद करती हूँ, तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि बिल्कुल क्लासिकल हो, लेकिन मैं उसी को प्रेफर नहीं करती। मैं कहती हूँ कि मुझे हर जॉनरा गाना आना चाहिए। सही। तो कितनी देर मतलब आप प्रैक्टिस करती हैं, करती भी हैं कि नहीं करती हैं? बिल्कुल, कभी कभी मेरी डिग्री एक्चुअली इस तरह की है, तो कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं, मेरी एनुअल सिस्टम है तो मैं पूरा साल नहीं पढ़ती, तो जब मेरे पेपर्स आने वाले होते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स में मैं बिल्कुल म्यूज़िक स्किप कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि पिछले भी इतने महीनों में मैंने म्यूज़िक ही किया, लेकिन अब स्टडीज़ को भी ऑब्वियसली साथ लेके चलना होता है। पेरेंट्स ने इसीलिए मुझे इस बात की परमिशन दी है कि मैं स्टडीज़ को साथ लेके आज तक चली हूँ। तो मैं साल का आधा हिस्सा म्यूज़िक का है और आधा स्टडीज़ का, तो मैं घंटा 1.5 घंटा रियाज करती हूँ। वो रियाज कर लेती हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आयशा आपसे मिलके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।